कि इस चैप्टर में जो भी है दो टाइप में हम स्टडी कर रहे हैं, पहला है सोर्स और दूसरा है इफेक्ट। तो सोर्स में था, पहला था करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर जिसमें कि हमने अप्लाई किया था बायोट-सावर्त लॉ, बायोट-सावर्त लॉ, और बायोट-सावर्त के साथ ही साथ हमारा था एम्पियर्स लॉ। ये दो चीजें थी, ये मैथमेटिकल था और ये सिमेट्री को यूज करके थोड़ा सा सिंपल था। तो जो भी करंट का एक्सप्रेशन है, तुम्हें क्या याद होना चाहिए कि हर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन और उसका ग्राफ, ये तीन चीजें याद रहनी चाहिए बिल्कुल। अब उसके बाद करंट कैरिंग वायर के बाद एक था हमारा मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज की वजह से क्या फील्ड होगा, क्योंकि बेसिक जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का वो हमेशा मूविंग चार्ज होता है। मूविंग चार्ज के बाद था मैग्नेट, कोई भी परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, बार मैग्नेट, और अभी तो जो है वो भी सिलेबस से निकल चुका है, बट हम लोग पढ़ लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जस्ट बिल्कुल ही सिमिलर है इलेक्ट्रिक डाइपोल से, इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो वहां पे हमें रिलेट करेंगे हम लोग। बस यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोनोपोल बोलते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल। कि यहाँ पे अगर एक बार मैग्नेट होगा, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल को एज्यूम किया जाता है पॉजिटिव मोनोपोल और इसको जो है एज्यूम किया जाता है नेगेटिव मोनोपोल। जैसे यहाँ पे डाइपोल था, डाइपोल में प्लस क्यू और माइनस क्यू था, माइनस क्यू था। सेम टाइप से बार मैग्नेट में भी दो टाइप के मोनोपोल एज्यूम किया जाता था। इसको बोला जाता है क्लासिकल मैग्नेटिज्म। क्लासिकल मतलब पहले जैसे एज्यूम करके सारे रिजल्ट स्टैब्लिश किए गए। अभी तो ये चीज स्टैब्लिश है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, बट पहले ये माना जाता था कि मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में बहुत सारी सिमेट्री थी, तो उस सिमेट्री से जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिजल्ट्स थे, वैसे इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी रिजल्ट्स थे पैरेलली जो है मैग्नेटिज्म में भी रिजल्ट्स डेराइव किए गए, और वो एग्जैक्टली सेम मैच भी किए, रिजल्ट भी सब कुछ सेम आया। तो ये चीज हम एनालॉजी से कंसीडर करेंगे बाद में मतलब कुछ इसी में। अभी हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो ये भी कुछ खास कुछ नया नहीं है, बस हमारे वो बायोट-सावर्त लॉ का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी है v, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है q, और इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है r डिस्टेंस पे, पोजीशन वेक्टर, और ये है एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो वायर के अंदर भी चार्ज मूव कर रहा था, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो ऐसे सोचो, वायर के अंदर जो था आईडीएल, ये था एक करंट एलिमेंट। I इज इक्वल टू क्या होता है, मान लो डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डी टी टाइम में फ्लो कर रहा है इनटू डीएल। तो यहां से अगर हम लिख लेंगे डी क्यू और डीएल बाई डी टी, तो डीएल बाई डी टी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो ये जो हो जाएगा Q इंटू वी। तो I इंटू डीएल को बस रिप्लेस कर देना है किससे, Q इंटू वी से। आई डी एल इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अगर चार्ज के टर्म्स में हम बात करेंगे, करंट के टर्म्स में था तो आई डी एल। तो इक्वेशन बिल्कुल सेम बायोट-सावर्त लॉ ही है, बस स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ। ये हो जाएगा dB, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। आई डी एल क्रॉस आर था, यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, V क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब डीबी नहीं बोलेंगे क्योंकि एलिमेंट नहीं है, तो डीबी इसको बोलना ठीक नहीं है, इसको हम लिख लेंगे कि ये बी है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मूविंग चार्ज इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर। ठीक है, डायरेक्शन इसकी फाइंड करनी होगी। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, अगर मान लो हम इसका स्केलर फॉर्म देखते हैं तो क्रॉस को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई म्यू नॉट। अब ये क्या हो जाएगा, q v क्रॉस r, तो v r साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा q v साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा r स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा स्केलर फॉर्म, ये हमारा एंगल है, ये वेलोसिटी है। यहाँ पे चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है, विथ प्रॉपर साइन। कोई भी वेक्टर इक्वेशन हो, अगर याद करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, फोर्स का हो, कुलम्स का जो वेक्टर फॉर्म था, यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ है, वहां पे भी करंट की डायरेक्शन होती थी, और यहाँ पे भी चार्ज को साइन के साथ पुट करना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड v क्रॉस r के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी तो हम जानते ही हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर मिलता है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। किसके प्लेन के? प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी एंड r। तो अभी जो है हमारा वेलोसिटी और r किस प्लेन में है? स्क्रीन के प्लेन में है। स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर दो टाइप के डायरेक्शन पॉसिबल है, आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड मतलब डॉट, इनवर्ड मतलब क्रॉस। तो इसकी डायरेक्शन हम वैसे ही फाइंड कर सकते हैं जैसे करंट से फाइंड करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जैसे हम एलिमेंट को होल्ड करते थे थंब के डायरेक्शन में करंट, और पॉइंट जो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो इस जो गिवन पॉइंट P है वहां पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई? इनवर्ड। यहाँ पे जो है सर क्रॉस। हाँ क्रॉस हो जाएगी, ये क्रॉस हो जाएगी। तो यहाँ जो P पॉइंट है उस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगी क्रॉस, और इस साइड में जो है लेफ्ट में देखेंगे तो ये हो जाएगी डॉट। तो सेम, सब कुछ सेम है बिल्कुल, बस चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो है हमें डायरेक्शन, जैसे मान लो अगर ये दिया होता कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, भाई इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। इलेक्ट्रॉन है जिसमें कि गलती करोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मिस कर जाओगे कि वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में हमें डायरेक्शन रिवर्स करना है। तो क्या कर लेंगे कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन अगर अपवर्ड जा रहा है तो करंट किधर होगी? इसके इक्विवेलेंट करंट डाउनवर्ड होगी, डाउन। इसके इक्विवेलेंट करंट डाउनवर्ड होगी। तो करंट ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से अगर डायरेक्शन देखना है तो ये करंट की डायरेक्शन है, और P पॉइंट पे क्या होगा? फिंगर बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड। डॉट। तो यहाँ पे जो है P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डॉट, बस इतना चेंज है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से बस करंट ही डायरेक्शन, तुम्हें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज उससे करंट देख लेना, करंट से जैसे फील्ड फाइंड करते हो वैसे फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, अब कुछ ये बताने की जरूरत नहीं है कि B डॉट V जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। B डॉट R का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्या ये 0 0 हो जाएंगे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स का 0 हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स यस सर। आ सकते हैं। तो डायरेक्शन देख लिया, मैग्नीट्यूड देख लिया, यूनिट तो सब कुछ वही है, टेस्ला है, डायमेंशन वायमेंशन यहाँ से पुट करके फाइंड कर लोगे। अब इसको थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारा कैसे अप्लाई हो जाएगा सेम, मतलब कुछ भी नया नहीं है, हम करंट कर सकते थे। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद होगा कि रिवॉल्विंग चार्ज के इक्विवेलेंट हमने करंट डिफाइन किया था। तो ऐसा मान लिया कि ये एक चार्ज रिवॉल्व कर रहा है और चार्ज का जो रिवोल्यूशन है वो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। चार्ज है Q और ये सेंटर R रेडियस के पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा से। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो फॉर्मूला पता है Q V क्रॉस R। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू Q म्यू नॉट बाई 4 पाई Q V क्रॉस R, Q और ये V और R साइन थीटा। तो अब यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इससे पॉइंट की तरफ होना चाहिए, यहाँ से पॉइंट की तरफ देखेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी टेंजेंशियल, और ये हो जाएगी पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू वी साइन थीटा बाई R स्क्वायर। तो ये साइन 90 हो गया। वेलोसिटी लीनियर स्पीड क्या हो जाएगी? लीनियर स्पीड अगर ओमेगा गिवन है तो ये हो जाएगी लीनियर स्पीड ओमेगा इंटू R। तो मैग्नेटिक फील्ड पुट कर देंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई Q वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट बाई म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 4 पाई R। और डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन या तो V क्रॉस R से देखोगे कि जिधर पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऐसे, या फिर कर्व वाला केस ले लेंगे कि इसके डायरेक्शन में ऐसे बाहर डॉट होगा, डॉट। तो डॉट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डॉट। और हम इसके इक्विवेलेंट करंट फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी रिवॉल्विंग चार्ज की वजह से जो करंट थी, क्या याद है कि Q इंटू फ्रीक्वेंसी होती थी, Q इंटू एफ। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 बाई टाइम पीरियड Q बाई टी, जो एवरेज करंट होती थी। तो यहाँ पे T को लिख लेंगे ओमेगा बाई 2 पाई।
टी इज इक्वल टू Sir, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। अब ये करंट हो गई। अब इस करंट के इक्विवेलेंट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो मैग्नेटिक फील्ड इस इक्विवेलेंट करंट की वजह से yes sir. म्यू नॉट आई बाई 2 आर, वही पुट कर देना है। ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 आर इंटू क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 4 पाई आर। तो सेम हम इक्विवेलेंट करंट भी डिनोट करके, इक्विवेलेंट करंट डिनोट करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते थे। इसीलिए वहां पे इस टाइप के सिचुएशन में हमें करंट जानना जरूरी होता था, ठीक है, ताकि हम इसको रिलेट कर पाए। आई बात समझ में? तो अब यस सर। चलो, तो ये अगर समझ में आ गया है, तो अब अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में दिया हुआ है कि ये तो हमें डिस्टेंस विस्टेंस हम देख पा रहे हैं, अगर 3 डायमेंशनल में दिया हुआ है कि कोई चार्ज है 2 माइक्रोकुलम का और वो ओरिजिन पे लोकेटेड है, चार्ज है ओरिजिन पे लोकेटेड है, एक्स वाई जेड सिस्टम लेते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आ सकता है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ले लेते हैं 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम से मूव कर रहा है। कोई जनरल पॉइंट P है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 1 1 1 1 या 1 2 3, ऐसे हो गया। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, क्योंकि ये पता है कि मूविंग चार्ज तो दोनों ही चीजें जनरेट करेगा। अगर उसके पास चार्ज है तो फील्ड है, और वो मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो दोनों ही फील्ड होंगे, और हमें देखना है कि कौन सा स्ट्रांग होगा, कौन सा इफेक्ट ज्यादा होगा, इस चीज को फील करना है थोड़ा सा। तो यहाँ से हम ऐसे ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब क्या ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं? एंगल तो अननेसेसरी, क्यों टेंशन लेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। जैसे अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं जिसका आंसर डैम श्योर गलत ही दोगे, सोच के, एंगल क्या 45 डिग्री होगा? ये रूम है, कोई क्यूब है, और यहां से यहां मैंने ज्वाइन कर दिया, यहां से यहां ज्वाइन कर दिया, तो इसके और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल होगा? 90 degree. 90 डिग्री होगा सर। 90 एक्स degree. एक्सिस 90 और डिग्री इस सर, 90 सर डिग्री। 90 डिग्री। एक्स एक्सिस सर 90 और डिग्री। डायगोनल के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। हाँ, तो इसीलिए 3 डायमेंशन में एंगल विजुअलाइज करने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि जैसा फील होता है वैसा आंसर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एंगल फाइंड करने के लिए बचपन में डॉट प्रोडक्ट यूज किया करते थे। तो डॉट प्रोडक्ट यूज करने के लिए क्या होता था, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी। अभी बड़े हो गए हो तो वो चीज भूल गए हो, a डॉट बी ऐसा कुछ होता था, एप्लीकेशन होता था डॉट प्रोडक्ट का, सबसे पहला बेकार, Yes sir. जिसको क्विज में क्वेश्चन आया करता था तो यहाँ से अब मान लो कि ये क्यूब है, तो क्यूब के डायमेंशन हम ले लेते हैं ए आई कैप जे कैप के कैप, और किसके साथ एंगल फाइंड करना है? एक्स एक्सिस के साथ, मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है? आई कैप के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप डॉट आई कैप डिवाइडेड बाई मॉड दिस, तो मॉड दिस हो जाएगा √3a, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो √3a इंटू मॉड, तो यूनिट वेक्टर ही है, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको फाइंड कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो क्या कॉस इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई का आई के साथ केवल मल्टीप्लाई होगा, ए होगा, तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, हाँ सर. कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। इंक्लाइंड ऐसे है और ये एक्स एक्सिस ऐसे है, तो हम ये वाला एंगल देख रहे हैं, ये एंगल है, साइड में डायगोनल ऐसे कहीं है और एक्स एक्सिस ऐसे है, ये एंगल देख रहे हैं, समझे?
तो 3 डायमेंशन में एक थंब रूल बना सकते हो कि 3 डायमेंशन में उतना क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं है, इसलिए हमें वेक्टर का यूज करना पड़ता है। मैथमेटिक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बना हुआ है, तो इसीलिए तुरंत कभी भी अगर कोऑर्डिनेट में होगा तो दिमाग हमेशा जाना चाहिए कि हम वेक्टर से उसको सॉल्व करेंगे। तो वेक्टर से सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था भाई वेक्टर फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, यही होता था। तो ये आर कैप यहाँ से ये हो जाता था आर वेक्टर अगर लिखोगे तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप। तो ये लिख लेंगे वेक्टर 9 इंटू 10⁹। देखो इसका कांस्टेंट बहुत बड़ा है, उसका मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट कितना है? 10⁻⁻7। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट कितना है? 10⁻⁹। तो एक तो वैसे ही इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के औकात के बाहर है इसकी बराबरी कर पाना। तो जो Q है, Q को पुट कर देंगे। Q को कैसे पुट करते हैं? साइन के साथ, क्योंकि क्यों क्यों है? ये वेक्टर इक्वेशन है। तो 2 इंटू 10⁻⁻6। आर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो आर वेक्टर तो फाइंड कर लेंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं कि आर वेक्टर जो कि हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k और डिवाइडेड बाई आर क्यूब कर देंगे। नीचे नीचे आर क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 9 10 14 रूट 14 का क्यूब, आर क्यूब ये हो गया। अब ये जो भी है हमारा वेक्टर ये आ गया यहाँ से, तो ठीक है, कुछ सिंप्लीफाई हो पाएगा ये। तो वेक्टर हो जाएगा 10 टू द पावर ये 18 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से वेक्टर लिख लेते हैं आई प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 14 रूट 14, तो 28√3 हो जाएगा। नहीं, 28√3 ऐसा। तो ये कुछ कैंसिल आउट होगा, 9 और तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी इसकी फाइंड कर सकते हैं। इतनी जो है जूल न्यूटन पर कुलम, इतनी न्यूटन पर कुलम और वोल्ट पर मीटर, ऐसा लिख लेंगे। तो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 14√3 और वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी आई प्लस 2j प्लस 3k। तो 14√14 होगा ना सर नीचे? हाँ 14√14 होगा, और 14 को बाहर कर लेते हैं 2√3, तो 14 इंटू 2 28 हो जाएगा। सर 2√7 हाँ है सर, 2√7 लिख सकते हैं। 2 7 का 14 सर, तो अंदर ही रहेगा 14 ही गलत हो गया। अबे ये तो ऐसे हो गया ना। है अरे तो यार, सर आपने 28√3 लिखा। अरे यार, ठीक 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 है। यस सर। हाँ ठीक है, Yes, तो ये 7 7 हो जाएगा, 7 और ये 14, ठीक है 7 14। yes sir. तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो टोटल ये कितना होगा? ये आ जाएगा 9/7 ना, 9/7√14। नाइन बाई सेवन रूट 14। हाँ रोहित बताओ। सर सर वो डीसी पांडे में क्वेश्चन दिया था वेक्टर्स में कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, व्हाई? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर मिलता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर मिलता है, तो उसमें यस सर। उसको जनरली यूज नहीं करते, अदरवाइज साइन थीटा भी तो फाइंड कर ही सकते हैं, करते ही हैं।
हाँ साइन सर, उधर लिखा है ऑलवेज नॉट यूज लिखा है sir। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, वो कवि की कल्पना है वो, कवि। सर और एक सर, डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क तो जीरो नहीं होगा सर? नहीं, जरूरी नहीं है, टॉर्क जीरो भी हो सकता है। F1 F2 ऐड कर रहा है, उसी से पॉइंट से पास करेगा, ऐसे F1 और F2 होगा। अगर F1 F2 होगा तो किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। यस सर। सर आज के क्वेश्चन में दिए थे सर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है दोनों, हाँ पैरेलल पैरेलल थे दोनों, तो फिर सर टॉर्क तो नहीं होगा ना सर, पैरेलल थे दोनों, टॉर्क तो जनरेट नहीं होगा। नहीं, पैरेलल में जनरेट नहीं होगा। सर लेकिन उसमें बोला था कि वो 0 से 60 डिग्री घुमा वो वाला। सर वो और पोटेंशियल एनर्जी वर्क का क्वेश्चन था, टॉर्क का माइनस, नहीं था। यस सर। लो भाई ये यस मतलब सर। अब उसमें भी यार, अब इसमें तो मत करो यार इस वाले पेपर में तो मत कंफ्यूज हो कम से कम। क्यों भाई नितिन, सुबह सुबह उठ के ही दे दिया ये लग रहा है। हाँ सर, सुबह सुबह सर देख। मैंने सुबह सुबह उठ के ही दिया सर। ब्रश करने से पहले, नींद में एकदम। ब्रश करने से पहले सोच के हाँ सर। मिनट बाई 4 पाई। हाँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू लिख लेते हैं 10 to the power -7 10 to the power -7 इंटू क्यू, क्यू था 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 पावर 6 -6 v, तो यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी थी 10 साइन थीटा। अब v क्रॉस r ही कर लेना है, तो वेलोसिटी हम किधर लिख लेंगे, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, अननेसेसरी थीटा वीटा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 10 j कैप, वेलोसिटी थी y के लॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हो जाएगा 10 j कैप v क्रॉस r, r वेक्टर है i प्लस j प्लस i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई मॉड r क्यूब, मॉड r क्यूब वही हो जाएगा 14√14। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये हो जाएगा 10 to the power -6 और ये 10 पावर -12, तो 2 इंटू 10 to the power -12, ये देखते रहना, हाँ 10 to the power -12, और j क्रॉस k करेंगे, j क्रॉस i, ये हो जाएगा -k, j क्रॉस j हो जाएगा 0, और j क्रॉस k हो जाएगा 3i प्लस 3i डिवाइडेड बाई 14√14, ये वेक्टर हो जाएगा। b इज इक्वल टू, तो ये 7, तो 10 to the power ऐसे लिख लेते हैं 1 इंटू 10 to the power -12 डिवाइडेड बाई 7√14, और ये आ जाएगा 3i माइनस k कैप। वेलोसिटी और r वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होगा। तो अब इसलिए अब इसका रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं, वो सब मैग्नीट्यूड भी फाइंड करके रेशियो कंपेयर कर सकते हैं। तो बेसिक ये है कि अगर ऐसा कभी भी होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कंपैरिजन होना चाहिए। तो मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन आएगा तो तुम कहोगे कि अरे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गया, तो 5 मिनट तुम यही सोचने में ही ले लोगे कि अरे अच्छा हाँ हाँ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में फिक्स रखनी है, चार्ज स्टैटिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मूविंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्निफिकेंटली हाई है। मतलब अगर कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक फोर्स कितना है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑलमोस्ट 0 के बराबर ही है, देख लो 10 to the power -12, इतना वीक है मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी अगर होता तो उसका भी क्या है 10 to the power -11, जो कांस्टेंट है कैपिटल जी की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है। उससे भी स्ट्रॉन्ग जो है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, लेकिन वो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, बहुत ही शॉर्ट रेंज है, मतलब जब न्यूक्लियस के अंदर होगा तभी वो ऑपरेट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन उसको भी ओवरकम कर लेता है न्यूक्लियर फोर्स। मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर, बट उसकी रेंज बहुत छोटी है, एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत ही उसका छोटा है। ठीक है,
तो ये हमारा मूविंग चार्ज के उससे मैग्नेट था। नेक्स्ट हम, तो ये सोर्स का काम खत्म हुआ। बार मैग्नेट हम लोग बाद में पढ़ेंगे डाइपोल से रिलेट करके, क्योंकि थोड़ा सा वो बोरिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। magnetic force on moving charge, magnetic force on moving charge। ये रोहित ये स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस वाला। सर अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस हाँ सर। ले लेना। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये वेलोसिटी है। अब ये जो है किसी भी चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड में है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसी डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड है q, और इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है b वेक्टर, b वेक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म कैसे जनरेट होता है? सोलेनॉइड की वजह से जनरेट होता है, टॉरॉइड की वजह से जनरेट होता है, और वो भी जब आइडियल होंगे तभी। नॉन आइडियल होंगे तो चेंज होगा वो, नॉन आइडियल में भी यूनिफॉर्म नहीं है। आइडियल सोलेनॉइड किसको बोलते हैं? जो बहुत ही थिन टाइप का हो। और इनफाइनाइट प्लेन की वजह से यूनिफॉर्म जनरेट होता है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग प्लेन हो। तो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर क्या होगा? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि आर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है, दैट मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। एम्पिरिकल लॉ है ये, डिराइव्ड लॉ नहीं है। कि फोर्स का इक्वेशन होगा F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। F जो है वो Q V क्रॉस B। यहाँ पे Q को जो है साइन के साथ प्लेस करना है, क्योंकि फिर से क्या है, ये वेक्टर इक्वेशन है। पुट विथ प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन, साइन को देखना है। ये जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है। तो अगर इसका स्केलर फॉर्म देखते हैं, स्केलर फॉर्म में ये हो जाएगा Q V B साइन थीटा, Q V B साइन थीटा। तो इसमें से हमें कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि किस केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। इफ मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, तुम्हें बोल दिया जाए किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, तो क्या क्या केसेस होंगे? क्या क्या केसेस होंगे? अगर Q जीरो होगा, तो ये किसी थीटा जीरो होगा। ठीक है, किसी बुक स्टोर वाले को भी ये इक्वेशन देख के बताया जाएगा तो वो क्या बोल देगा? ऐसे बोल देगा कि फोर्स जीरो होगा अगर Q जीरो हो, V जीरो हो या B जीरो हो। कहेगा तीन तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तीनों में से कोई भी जीरो हो जाए, ठीक है। अगर चार्ज साइन थीटा है, हाँ साइन, सर वेलोसिटी साइन थीटा जीरो, ये चार वेरिएबल है हमारे, तो कोई भी एक जीरो हो इनमें से, साइन थीटा जीरो, ठीक है। साइन थीटा जीरो। Q जीरो मतलब किस टाइप का? अनचार्ज पार्टिकल हो। अनचार्ज का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। मान लो न्यूट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई फोर्स नहीं होगा, आराम से वो मूव कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। वेलोसिटी जीरो हो, वेलोसिटी जीरो हो मतलब क्या है? स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज। तो जो चार्ज स्टैटिक है, जो चुपचाप है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है फोर्स अप्लाई करेगा। तो स्टैटिक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं अप्लाई करेगा। तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि कोई चार्ज है और उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? कोई जरूरी नहीं है। दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो है, तो ऑप्शंस दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? नहीं,
क्योंकि अगर वो स्टैटिक भी होगा तो भी उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, बट अगर वो स्टैटिक है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो ये पॉइंट जो है यूज किया जाता है, दिस पॉइंट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोला जाए एक चार्ज है, एक फील्ड हमने ऑन किया, चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब वो जरूर मैग्नेटिक फील्ड होगा। चार्ज एक रखा हुआ है, एक फील्ड हमने ऑन किया और चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली वो कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स की कोई बात ही नहीं है, तो ये ठीक है, बस इक्वेशन से हमने लिख लिया, बट कोई लॉजिक नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जीरो होगा ही। थीटा, साइन थीटा अगर जीरो है, सब कुछ है, चार्ज मूव भी कर रहा है, चार्ज पार्टिकल भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट साइन थीटा जीरो हो गया अभी, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है और एंटी पैरेलल जा रहा है, ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज अगर पैरेलल जा रहा है या यही चार्ज एंटी पैरेलल जा रहा है या यही चार्ज रेस्ट में है, तीनों केसेस में फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। बात दिमाग में सेट हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स हमारे हर केस में जीरो होंगे, रेस्ट में हो या मूव भी कर रहा हो तो पैरेलल मूव कर रहा हो। तो पैरेलल अगर मूव कर रहा होगा तो ऐसे बचते हुए निकल सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि भाई एक चार्ज है, किसी रीजन में मूव कर रहा है और वो अनडेविएटेड जा रहा है, अनडेविएटेड जा रहा है, तो अनडेविएटेड जा रहा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड श्योर शॉट जीरो होगा? कोई जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकता है, बट वो पैरेलल मूव कर रहा होगा। अगर कोई बोलता है कि भाई कि एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? तो इसी लॉजिक से हम बता सकते हैं भाई अगर ऐसे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब वो कैसे जा रहा होगा? या तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी या इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अपोजिट डायरेक्शन। समझ रहे हो? सब सेम ही स्टेटमेंट, सेम ही चीज के अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं कि ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा हो सकता है कि चार्ज स्ट्रेट लाइन में चलता जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो? हाँ सर। हाँ सर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन पाथ पॉसिबल है, बट क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से पाथ पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड में? नो नहीं सर, एक्सेलरेशन तो होगा। कांस्टेंट Force वेलोसिटी लगेगा। से पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर ये ऐसे मूव भी कर रहा है तो इस पे फोर्स एक्ट करेगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो दिया अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और फील्ड कोई ना कोई है, तो वो जरूर मैग्नेटिक फील्ड ही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो स्पीड उसकी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, स्पीड हमेशा इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, स्पीड में चेंज जरूर होगा। समझे? यस सर। तो ऐसे जो है छोटे मोटे स्टेटमेंट जिसको एग्जांपल लेके हमको समझ लेना है। कोई जनरल स्टेटमेंट आता है कभी भी तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लो जो उसको सपोर्ट करे या जो उसको निगेट करता हो। कि जनरल स्टेटमेंट कुछ भी बोला जा रहा है तो ठीक है, ये तो हमारे हो गए फोर्सेस जीरो वाले केसेस कि फोर्स जीरो हो जाएगा, अनचार्ज है, न्यूट्रॉन है, रेस्ट में है या पैरेलल मूव कर रहा है, एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, तो इतने केस में फोर्स जीरो हो गया। अब चलो अगर फोर्स जीरो नहीं है, इसमें से कोई भी केस अगर नहीं है, तो ऐसे केस में जो फोर्स वेक्टर होगा, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी डायरेक्शन देखते हैं, वी क्रॉस बी किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव है अगर ऐसे तो यहाँ पे फिर से साइन के साथ प्लेस करना है। यहाँ पे जो है हमारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये थीटा है। तो अभी इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा? क्रॉस प्रोडक्ट हमको यूज करना है। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए राइट हैंड में जो है वो फिंगर वेलोसिटी, फिंगर के डायरेक्शन वेलोसिटी और पाम के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किधर आएगा? इनटू क्रॉस। हाँ क्रॉस। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी जो है इधर फिंगर और पाम के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फोर्स किधर आएगा? इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर है वो किधर हो जाएगा? फोर्स इन क्रॉस। फोर्स जो होगा वो क्रॉस होगा। आई बात समझ में? वेलोसिटी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम होना चाहिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी है और ये फील्ड ऐसे है तो ये जो है इनटू
इनटू मतलब फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। हाँ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। वेलोसिटी के अगर परपेंडिकुलर होगा तो जल्दी जल्दी कंक्लूड करेंगे 2-3 पॉइंट। क्या एफ डॉट वी की वैल्यू क्या होगी? सर 0। एफ Zero. डॉट जीरो। एफ डॉट वी क्या पावर होता है? 0 एफ डॉट वी क्या पावर होता है? पावर हाँ सप्लाइड, सर, फोर्स पावर सप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। instantaneous क्या पावर Yes, सप्लाइड sir. वर्क, रेट ऑफ वर्क डन होता है? मतलब Yes, हाँ sir. सर। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी Yes, भी sir. 0। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज अगर नहीं है तो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट, कांस्टेंट है, अनएक्सेलरेटेड। मतलब अनएक्सेलरेटेड नहीं। अरे अजीब बात है, स्पीड कांस्टेंट है, सर्कुलर पाथ पे डायरेक्शन जाएगा का तो change। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल। 10 जूल से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो फाइनली 10 जूल से ही आएगा। बट फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। क्योंकि वेलोसिटी के 2 पैरामीटर हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा है, मतलब क्या चेंज करेगा ये फोर्स? डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन।